गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज क्लियर है? हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। स्क्रीन शेयर हो गई है ना? यस मैम। हाँ मैम। ओके। कल नहीं जुड़े आप सभी लोग? कोई भी नहीं था आप में से? केवल 4 लोग थे। आपको बताया था कल हमारा संडे एक्टिविटी का लेक्चर था और आप लोग नहीं जुड़े थे। एक बस 5 मिनट में बहुत उस ग्रुप पर हमने डाली हुई है अनेकानेक प्रकार की स्पर्धाएं हैं और उन स्पर्धाओं के आगे उन सभी लोगों के नाम और उनके कांटेक्ट नंबर्स भी हैं, है ना? आप लोगों में से जिसको भी जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हो तो आप कांटेक्ट कीजिएगा उस सर के साथ या उस मैम के साथ जो आपको कांटेक्ट नंबर दिए हैं उन सभी एक्टिविटीज के साथ साथ। साथ ही में बताना चाहेंगे कि यदि आपको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो आपको आई कार्ड बनाना मस्ट होगा। जब तक आप लोगों का आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनता है आप लोग उस प्रतिस्पर्धाओं में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है? कुछ भी करना चाहते हो या आप लोगों में से किसी को जो कहना है तो आप FYBA का अपना जो ग्रुप है या संडे एक्टिविटी का ग्रुप है उस एक्टिविटी में आपकी एक्टिविटी, आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपकी क्लास डलवा दे ताकि हम आगे उस टीचर को फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, बढ़ते आगे। आज हम सौदा कहानी के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को विदित ही है, अब तक आप लोगों का सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके पश्चात आप लोगों ने क्विज भी दी है। क्विज के साथ साथ आप लोगों ने डिस्कशन, आप लोगों का सेमिनार भी आप लोगों के माध्यम से हुआ है। अब फिर से एक बार कुछ रिवीजन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बस क्विज लेते लेते या दूसरी एक्टिविटी को कंप्लीट करते करते हम अपने मेन सिलेबस को ही भूल न जाए, है ना? तो फिलहाल एक 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहेंगे। आप लोगों में से कोई भी और पहले दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को ये देनी थी कि आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब लेक्चर के लिए ना भी जुड़ते हैं तो भी चलेगा। क्योंकि यदि हम FYBA के ग्रुप में देखते हैं और कल या परसों ही हमें पता चला कि आपका जो FYBA की जो क्लास है उस क्लास में 84 स्टूडेंट है। कितने? पूरे 84 छात्री छात्राएं वहां पर मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि आपका रिकॉर्ड आपके सामने रहता है। आप ही की जो सहेली है, निशिगंधा हो चाहे अंकिता हो, तो वो बच्चियां उसका स्क्रीनशॉट लेती हैं और हमें भिजवाती हैं। अब देखिए होता है क्या कि जैसे आपको इसके पूर्व भी हमने सूचना दी थी कि अटेंडेंस आप लोगों का कंपलसरी होता है और ये होना भी चाहिए क्योंकि आप लोग अपने घर पर हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। आपको महाविद्यालय में आने की जरूरत नहीं है, आप घर पर रहकर ही आपको कॉलेज अटेंड करना है। फिर भी यदि आप लोग इस प्रकार का उत्तरदायित्व निभाते हो तो कहीं ना कहीं मार्क्स को देते समय हम लोगों को भी आड़े हाथ लेना होगा। डरा नहीं रहे बेटा, धमकी नहीं देना चाहते, लेकिन जो महाविद्यालय आप लोगों पर खर्च कर रहा है, अब आप कहोगे कि हम पर क्या खर्च कर रहा है। हाँ जी अंकिता, आप कुछ कहना चाहती हो बेटा? आपको कुछ कहना है तो आप लोगों को बाद में समय निश्चित तौर पर दिया जाएगा, आप उस समय में कहिएगा। तो अटेंडेंस आप लोगों का मस्ट है। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन आप लोगों का अटेंडेंस बहुत ही कम होते जा रहा है। पहले 30 थे, 30 के 25 हो गए, 25 के 17 या 20 तक ही हमारा अटेंडेंस चलता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, तो आप लोगों के दिल और दिमाग को तंदुरुस्त रखिए क्योंकि अभी भी आपकी इंटरनल जो टेस्ट है वो बाकी है ना? डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पैटर्न ही ऐसा बनाया गया है। आपके अटेंडेंस के, आपके बिहेवियर के 10 मार्क्स हो गए, 5-5 मार्क्स वहां पर पकड़ लो आप। और फिर 10-10 मार्क की 2 टेस्ट आप लोगों को देनी है, 20 मार्क, 20 और ये 30 मार्क्स आपके हो गए। और 10 मार्क्स होते हैं, एक तो आपको ग्रुप डिस्कशन करना है और सेकेंडली आपको सेमिनार देना है।
तो ग्रुप डिस्कशन में जिन लोगों ने लिया है, पार्टिसिपेट किया है, या सेमिनार में जिन लोगों ने किया हुआ है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो लेक्चर्स है वो सीधे ऐसे कैसे उठाकर, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होता है, ऐसा का ऐसा उठाकर हम यूट्यूब पर डलवा देते हैं। तुरंत पता चलेगा कि कौन सी बच्ची ने सेमिनार दिया, कौन सी बच्ची ने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, नहीं किया। अब देखिए, इसमें छुपाने वाली कोई भी बात नहीं होगी। मतलब मैन्युअली लेवल पर, फिजिकली लेवल पर केवल क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर या स्टूडेंट हुआ करते थे। एक कल्पना कीजिएगा कि एबीसी लड़की है, जैसे कोई, हम कहे कि जानवी नाम की कोई लड़की है जिसने सेमिनार दिया ही नहीं है, जिसने ग्रुप डिस्कशन किया ही नहीं है मैन्युअली फिजिकली लेवल पर, लेकिन हमने क्या किया, गुड फेथ में उसे मार्क्स दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा उत्तरदायित्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आपका पूरा प्रूफ रहता है, और जैसा प्रूफ हमारे पास है वैसा प्रूफ आपके भी पास है, क्योंकि आपको बताया हमने, इस सेमिनार को लिख कर रखिएगा। अब कैसे लिखना है उसे भी बारीकी से बताया है। तो ये सारी सूचनाएं भी आप लोगों को देनी आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों का अटेंडेंस बहुत ही कम होते जा रहा है। बेटा, जितना यूनिवर्सिटी लेवल के पेपर्स आपको महत्वपूर्ण है, उतने ही पेपर्स इंटरनल लेवल के कॉलेज असेसमेंट कंप्लीट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट आवश्यक नहीं है आपके लिए, बल्कि अनिवार्य है। यह बात आपके दिल में गांठ बांध कर रख लो। मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, चलो हवा में उड़ने लग जाते हैं हम लोग, हिंदी का नहीं देते, हिंदी का दे दिया, अंग्रेजी का नहीं देते, अंग्रेजी का दे दिया, ज्योग्राफी का नहीं देते। तो सभी सब्जेक्ट को आपको न्याय देना होगा। हर किसी सब्जेक्ट के साथ आपको बात करनी होगी, हर सब्जेक्ट की टेस्ट आप लोगों को देनी होगी, हर सब्जेक्ट में आपका अटेंडेंस महत्वपूर्ण होगा। 5 मिनट आप लोगों के लिए लेते हैं। यदि आपको कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हो, आपको कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, और यदि कोई सवाल नहीं होता है तो हम सीधे चले जाएंगे अपनी सौदाइस कहानी पर। बीस लोग जुड़े हैं, अभी हमें माइनस कर दीजिएगा। 19 लोग है, मात्र 19। कहाँ रहे 84 स्टूडेंट और कहाँ आए 19 लोग। देखिए, अब इन बाकी लोगों का क्या किया जाएगा, क्या होगा उनका, या इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो। क्या होगा, या महाविद्यालय तय करेगा या यूनिवर्सिटी तय करेगी। बस आप आपके नंबर्स को कैसे बढ़ाना चाहिए, ये सोच आपके माइंड में रखो। हाँ, बोलिए। अभी आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है, कोई सूचना है आप लोगों से? कोई भी अंकिता, आप कुछ कहना चाहती थी बेटा? हमारी आवाज तो आ रही है ना? सो यस मैम। हाँ, हमें लगा कि सो गए आप लोग, नींद में हो। नहीं मैम, रोटियां बना रही हूँ इसलिए मोबाइल साइड में चालू करके रखा है। ओके, वेरी गुड। देखिए, ये है ना फंडा आप लोगों का, आप रोटियां बना रही हो, या देखिए, अब तो कई लोग ऐसे होंगे कि कोई लोग खाना भी खा रहे हो, ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट कर खा रहे हैं ना आप लोग, खाए कर ही रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई खाना खा रहा है, कोई घूम रहा है यहाँ वहां। एक ने तो अपनी कबूली दे दी कि हाँ मैम, हम रोटियां बना रहे हैं। चलो, आपको रोटी बनाना आता है ना? आपको रोटियां बनाना आता है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है बिटिया, काम करते रहो, काम करते करते पढ़ाई भी करते रहो, बहुत अच्छा है। तो किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग कह सकते हो, और नहीं है आप लोगों को कुछ भी कहना नहीं है तो अपन चलते हैं अपनी कहानी पर। मैम, हाँ जी। कॉलेज का टाइम क्या होगा, मतलब कैसे क्या करना है, मतलब मार्गदर्शक सूचना क्या है? अभी आपको जो सूचना दी वो समझ में आ गई आपको? आपको हमने बताया कि यदि आपको किसी, बहुत सारी ढेर सारी कॉम्पिटिशन्स होने जा रही है, निबंध स्पर्धा है, वक्तृत्व स्पर्धा है, रंगोली स्पर्धा है, मेहंदी स्पर्धा है, क्विज है, अलग अलग प्रकार की स्पोर्ट्स क्विज है, न्यूमेरिकल क्विज है ना? तो इन सभी पार्टिसिपेट्स में आपको यदि एकाध में भी
पार्टिसिपेट किया, ध्यान देके सुनिएगा, इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। प्रतियोगिता में आप जब पार्टिसिपेट करते हो, फर्स्ट रैंक पर आते हो, सेकंड रैंक पर आते हो, तो आपको बहुत अच्छा पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किए जाते हो। सेकेंडली, जब आपको पार्टिसिपेट करना है तो पहले आपको अपना आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बनाना होगा। आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप हमने ग्रुप पर डलवा दिए हैं, उसे फॉलो करना होगा। थर्डली, जिन लोगों के पास आपके कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, मतलब कि आपको यदि मेहंदी स्पर्धा में पार्टिसिपेट करना है तो सीधे वहां पर नाम डाले हैं डॉक्टर रूपाली चौधरी, आप कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर रूपाली चौधरी के साथ। निबंध स्पर्धा का आयोजन किया है, यदि आप हिंदी के साथ कर रहे हो तो डॉक्टर संजय जी रणखांबे के साथ आप कांटेक्ट कीजिए। मराठी का करना है तो दीपक पवार सर जी के साथ कांटेक्ट कीजिए। और तीसरी सूचना आपको कल हमने दी, शारदीय नियतकालिक होता है जिसमें आपके आर्टिकल्स छपकर आते हैं। तो ये सारी सूचनाएं आपको हमने कल दे दी एक्टिविटीज के बारे में। आपको यदि इसके संदर्भ में और जानकारी चाहिए तो पर्सनली कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अभी आपको अपने सिलेबस के संदर्भ में कुछ पूछना है या और दूसरा कोई डिस्कशन करना है तो 5 मिनट केवल देते हैं, फिर हम अपनी कहानी पर वो स्टार्ट करेंगे। कॉलेज अपना रेगुलर यदि पूछना चाहती हो आप, क्या नाम बताया आपने, किसने पूछा था सवाल, कॉलेज कितने बजे होगा, ऐसा ही कुछ सवाल था आपका। तो अपना जो कॉलेज रहता है बेटा 7:30 to 10:30, हद हो गई 11:30 तक अपना लेक्चर स्टार्ट होता है, मतलब हमारा खत्म हो जाता है। 7:30 को आपका फर्स्ट लेक्चर होगा, सेम टाइमिंग यही होगा, सेम टाइम टेबल आपका यही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। होता है 19-20 इधर का उधर हो सकता है, लेकिन सेम टाइम टेबल अपना होगा और टाइम भी वही रहेगा। 7:30 to 11:30 तक अपने लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और किसी को कुछ कहना है? मैम, गवर्नमेंट की तरफ से जो जीआर आया है, जो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही शिक्षण पद्धति चालू रहेगी, तो हमारी विद्यापीठ की क्या राय होगी? ये कौन सी शिक्षण पद्धति चालू होगी, दोनों या कोई एक? देखिए, जो अभी अभी हम लोग जैसे ऑनलाइन मेथड को यूज कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो वैसे यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कब और क्या आएंगे ये हम भी नहीं कह सकते। और जैसे ही रूल्स रेगुलेशंस अपने महाविद्यालय में पहुंच जाएंगे तो हमारा महाविद्यालय उस जगह पर बहुत ही तत्परता के साथ उन सभी चीजों को आत्मसात करेगा, है ना। यदि ऑनलाइन मेथड होती है और आप लोगों को ऑनलाइन मेथड बहुत अच्छी लगती है, यू कैन ज्वाइन दिस लेक्चर। आप लोगों को उस लेक्चर को ज्वाइन करना है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इसमें कोई मजा नहीं है, इसमें फेस टू फेस नहीं हो पा रहा है, हम कॉलेज में जाएंगे, तो कॉलेज में भी पूरी आपको सेंट्राइज करके या जो भी कोई प्रिकॉशंस लेनी है उसके संदर्भ में कोविड-19 की कारण, तो वो सारी लेकर आप लोगों को आपकी प्रस्तुति करनी होगी। लेकिन जब तक आप लोगों को राइटिंग तौर पर कोई मैसेज, कोई संदेशा, नोटिस आप लोगों तक नहीं पहुंचती है, तब तक हम लोग ऑनलाइन पेंडॉल में ही बने रहेंगे। क्योंकि स्वस्थ रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, ये आना बाना यदि हमारी यूनिवर्सिटी चाहती है, हमारा महाविद्यालय चाहता है, तो उस अनुरूप हम लोगों को भी आत्मसात करना ही होगा। इसके लिए आप और हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैम, और हमारी जो एग्जाम होने वाली है वो ऑनलाइन होने वाली है या ऑफलाइन होने वाली है? एग्जैक्टली वो जो अभी बोलो बोलो, बोलिए। जो अभी महाराष्ट्र शासन के जीआर ने बताया कि दोनों एग्जाम म्हणजे यानी दोनों ऑप्शंस विद्यार्थी के लिए खुले रहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों भी। हम वही तो बताना चाहते बिटिया आपको कि ये महाविद्यालय यूनिवर्सिटी से जो रूल्स आएगा वो यूनिवर्सिटी का रूल सभी महाविद्यालयों के लिए सूचित किया जाएगा। और जो महाविद्यालय सोचेगा, जो महाविद्यालय आपके हित के बारे में, क्योंकि अब तक केवल अध्यापक केंद्रित हमारी एजुकेशन सिस्टम थी, अब विद्यार्थी छात्र केंद्रित हो गई है। देखिए, अब जब छात्र केंद्रित हो गई है तो छात्रों का हित किसमें है, यह महाविद्यालय और विश्वविद्यालय देखता है। अब जब विश्वविद्यालय यह सोच रखता है कि नहीं, हमें क्लासेस भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर लेनी है, हो सकता है कि हमारी इंटरनल भी वैसे ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों के मोड पर हो,
और डिपेंड करेगा आपकी सेंसिटिविटी पर कि आपके पास यदि बहुत अच्छा नेटवर्क कवरिंग एरिया है और आप लोग आने जाने का खर्च बचाना चाहते हो, आपका समय बचाना चाहते हो, तो हाँ मैम, हम ऑनलाइन मोड पर ऑनलाइन पर करेंगे। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस महाविद्यालय की सूचना के ओर पर होगा, उन सूचनाओं का पालन हमें भी और आपको भी करना ही होगा। इसमें कोई आशंका किसी को नहीं होनी चाहिए। समय तय करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कुछ? ओके, ठीक है। अब हमें नहीं लगता कि किसी के माइंड में कोई सवाल हो। सवालों को लेकर मत जाइए बेटा, सवालों को सामने आने दीजिए। सामने आने दीजिए इसलिए ताकि जब तक आपके माइंड में सवाल होंगे तब तक आप दिल खोलकर बात नहीं कर पाओगे, और दिल खोलकर बात करनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि आपकी कितनी कहानियां हैं? एक एक करके, जल्दी जल्दी, फास्ट, अपने पास समय नहीं है, ओरल एग्जाम है, ऐसा ही मान के चलिए। सदगति। कहानियां कितनी है? 10, 15, 20, 25? 10। 8। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 8 में कहानियां कौन कौन सी है? उसके 8 है। लेखक और कहानीकार बताओ। कहानी और कहानीकार बताओ जल्दी से, फटाक से, कोई एक ही आदमी बताइएगा जल्दी। सदगति प्रेमचंद। हाँ, मैं बता रही हूँ मैम। सदगति प्रेमचंद, पाजेब जैनेन्द्र कुमार, तस्वीर भीष्म सहानी, नौकरी पेशा कमलेश्वर, सौदा मोहन राकेश, गदल राघव राघव, जिनावर चित्र मुद्दल, सरहद के इस पार नासिर शर्मा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई आप में से है? कितनी कहानियां बताई आपने अभी? 8। 8 पूरी 8 कहानियां उस बच्ची ने बता दी। और आप में से कोई है जो बताना चाहता है? जल्दी जल्दी, फटाक से, जैसे इन्होंने बताया। सदगति मुंशी प्रेमचंद, हाँ, पाजेब जैनेन्द्र कुमार, तस्वीर भीष्म सहानी, नौकरी पेशा कमलेश्वर, सौदा मोहन राकेश, गदल रांगे राघव, जिनावर चित्रा मुदगल आणि सरहद के इस पार नासिरा शर्मा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे, आपने बहुत सुंदर रीति से बताया। आप हमें यह बताओ कि आपके पास कॉपी, देखिए हम आपके सामने हैं लेकिन आप हमारे सामने नहीं हो। आप अपने माइंड पर, अपने जिस भी परमात्मा को आप मानते हो या नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, आप बस केवल मुझे इतना सटीक बताओ कि क्या आपने ये सभी देखकर बताया या ओरली बताया? ओरली। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा बेटा कि आपको ये 8 कहानियां अब उनके लेखकों के साथ आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गई है। बहुत अच्छा लगा बेटा। और एक एग्जाम आपकी ये लेना, एग्जाम नहीं है, बस हम थोड़ा सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं अपना ही, कि हमने जो दिया है हमारे बच्चों को वो आपने बहुत अच्छे से लिया हुआ है। अब इसे यदि मिटा दे, एक सौदा कहानी है तो सौदा कहानी को अभी आपके सामने मैटर है तो इसे हम नहीं पूछेंगे, लेकिन जिसे भी जो कहानी अच्छी लगती है फटाक से एक एक करके 8 कहानियों को, जैसे 20 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं अभी और आपको बतानी है 8 कहानी, तो जैसे ही सौदा कहानी को आएगा तो सौदा कहानी मिटा, ठीक है, मिट गई अभी, अब मिट गई, अब आएगा ये यहाँ तक, ओके डन। अब आप एक एक करके बताइएगा कहानी, जो भी कहानी आपको अच्छी लगी, बस 1-2 मिनट में आपको बताना है और एंड करना है। 8 कहानियां अपनी कंप्लीट होनी चाहिए। मैम कहानी का सारांश बताना है क्या? यस यस, बिल्कुल सारांश, इन शॉर्ट में उस कहानी में कहानीकार ने क्या बताने का प्रयास किया, बहुत शॉर्ट में बताना है। जल्दी। मैं निशिगंधा गायकवाड़ सरहद के इस पार कहानी को पेश करना चाहती हूँ। सरहद के इस पार कहानी के लेखक नासिरा शर्मा जी है। उन्होंने इस कहानी में जो हमारे हिंदू मुस्लिमों के जो भेद चलते आ रहे हैं सदियों से, और उन्हीं के तौर पर हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत ही बार युद्ध और झगड़ा हो चुका है। इसी दिनों में हमारा एक रेहान नाम का लड़का, उसके और वहाँ का जो उसका जो प्यार मोहब्बत जो उसके बारे में हमारे नासिरा शर्मा जी ने इस कहानी में बताया है कि हाँ, कभी कोई भी लड़की या कोई भी स्त्री या नारी पर संकट आए तो हमें जाति भेद
नहीं लेना चाहिए। तो हमें जाति भेद कभी नहीं करना चाहिए, यह हमें इससे सीखने को मिलता है, इस कहानी से। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट कहानी। कोई भी जिससे आता हो प्लीज, जल्दी, समय नहीं है बेटा अपने पास, 8 कहानियां कंप्लीट होनी चाहिए। मैम मैं सदगति कहानी में इन शॉर्ट बताना चाहती हूँ। वेरी गुड, प्लीज वेलकम। सदगति कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने सदगति कहानी के इस माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हम कैसे जाति भेद करते हैं या कुछ भी भेद करते हैं, इससे हमें हमारे समाज में बहुत हानि होती है। जैसे हमने देखा था कि पंडित घासीराम जैसे हमें अपने आप को ब्राह्मण कह के बहुत बड़ा समझता है, लेकिन उसने जो दुखी के साथ जो हालत की है वो चमार होते हुए भी कि उसने इंसानियत न दिखाकर इंसानियत दिखाई नहीं, और उससे कहा वो अपनी बेटी की साइट निकालने के लिए गया था, फिर भी उसे काम पर लगवा दिया। ये हमें एक हमारी अमानुष वागणूक जो होती है वो समाज की अमानुष वागणूक हमें इस तरीके से दिखाई गई है मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे। आपने पहली कहानी में बताया निशिगंधा और सई, आप दोनों ने बताया बेटा। तो क्या आपके पास कोई कॉपी पड़ी हुई है जिससे आपने पढ़कर बताया या कुछ देख देख कर बताया, ऐसा कुछ है, या ओरली बताया? कैसे बताया बेटा आपने? मैम मैंने इन शॉर्ट ओरली बताया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा बेटा। और निशिगंधा आपने? मैम मैम आपने जो पढ़ाया था वही मैं माइंड में सेट करके मैंने आपको बताया। सो नाइस बच्चा, सो नाइस। नेक्स्ट। बहुत अच्छा लगा बेटा कि आप लोग जो दिया है उसे बहुत अच्छे से आपने लिया है। नेक्स्ट प्लीज। कोई भी जो आज जिन्हें आता है आपके नामों के साथ ये ग्रुप पर डालने वाले हैं कि इन्होंने आज का सेमिनार दिया है। आज के ओरल एग्जाम में कितने लोगों ने कितनी कौन कौन सी कहानी को लेकर प्रस्तुति की, सारी चीजें होने वाली है। और सबका रिकॉर्ड हम हमेशा आपके लेक्चर के बाद डालते हैं। कोई भी आइए जिनको आना है। देखिए एक एक करके लोग गायब होते जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, डरिए मत बेटा। ये कोई एग्जाम नहीं है, बस ये चल रहा है कि क्या आपने कितना लिया हुआ है। ओके ठीक है। क्या है सौदा कहानी में, कौन बताएगा हमें? सौदा इस कहानी में क्या है? क्या एक पिता का उत्तरदायित्व वह व्यक्ति कर पाता है? क्या सौदा करने के लिए अक्ल की आवश्यकता होती है, दिमाग की आवश्यकता होती है, समय की सूचकता को क्या व्यक्ति ने ध्यान में रखना आवश्यक होता है या नहीं होता है? क्या बताया गया है इस कहानी में? कौन इस बताएगा? कहानी में समय की मैम इस कहानी में समय की बर्बादी या और हमें दूसरों की भावना या दूसरे की भी बातें सुननी चाहिए, यह बताया गया है। वेरी गुड। जैसे हमारे जो लाला रहते हैं, वह सौदा हमारे घोड़ों का पहलगाम के बाजार से जो जाते हैं चंदनवाड़ी तक, तो वह जो हमारे घोड़े का सौदा लास्ट एंड तक नहीं कर पाते। इस कहानी में यह बताया गया है। वेरी गुड बेटा। अब और कहानियां बाकी है अपनी। जिनावर कहानी में क्या बताया गया है? क्या ऐसा लगता है आपको कि सौदा कहानी और जिनावर कहानी में यहाँ पर भी घोड़ों का जिक्र आया है और उस कहानी में भी घोड़ों का जिक्र आया है? तो यहाँ के जो घोड़े हैं, यहाँ के घोड़ों में और जिनावर इस कहानी के घोड़े में क्या अंतर है? कौन सी कहानी के घोड़े आपको बहुत अच्छे लगे, यहाँ के या वहां के? मार्मिकता, भावुकता, संवेदनशीलता किस कहानी के साथ जुड़ी? जिनावर। क्यों? जिनावर। क्यों? क्या रीजन है जिनावर के साथ जुड़ने का? अंकिता? क्योंकि हमारी मैम जो क्योंकि जिनावर कहानी में जो सर्वरी होती है
वो बीमार होने के बाद भी अपने मालिक के प्रति ईमानदार रहती है और आखिरी सांस तक अपना काम करती रहती है। ओके। मतलब उसका उस जानवर का जो भावना है वो हमारे मनुष्य के प्रति ऐसी ईमानदारी से होती है। ठीक है। आगे आप कुछ कहना चाहते हो जिनावर इस कहानी के बारे में? निशिगंधा, आप कुछ कहना चाहती हो बेटा? नहीं। ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज भी गदल के जैसी औरतें इस समाज में मौजूद हैं? क्या आपको और हमें स्वतंत्रता मिली है घर से बाहर जाने की? या जैसे हम लोग देखते हैं कि इसके पूर्व का यदि काल हमारा देखते हैं, गार्गी से लेकर मैत्रेय पुष्पा तक यदि हम देखते हैं, तो कैसा चित्रांकन था उस जमाने में कि नारी को घर में कैद रखना पड़ता था, नारी उच्च विद्या विभूषित नहीं थी। पहली चीज तो सावित्री बाई फुले की वजह से हम लोग इस उच्च उच्च मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि उन्होंने न जाने कितने कष्ट झेले, और उन्हीं का आज उन्हीं के फलस्वरूप परिणति कहो कि हम और आप पढ़ लिख रहे हो। लेकिन कल का युग ऐसा नहीं था। कल पढ़ी लिखी होने के बाद भी उन औरतों को उच्चतम स्थान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब युग बदल गया, जब नारी सबलीकरण की बातें चली, वुमेन एम्पावरमेंट्स की बात चलती है, तो क्या आपको लगता है अभी भी क्या फील कर रहे हो कि नारी उस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाती है और वो स्वैराचार को धारण करती है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? मैम, पहले जो हमारे ऋषि मुनियों का जो काल था, वैदिक काल जो हम कह सकते हैं, गार्गी, मैत्रेयी, ये इन स्त्रियों ने या इन नारियों ने भी हमें वेदों पुराणों को लिखने में हमारे ऋषियों की मदद की है। तब तक नारी का स्थान उच्च था, पर घर के काम बढ़ने लगे और नारी को दुय्यम स्थान मिलने लगा, और दुय्यम स्थान मिलने के बावजूद उनका शिक्षण यानी सब कुछ बंद कर दिया गया। घर से बाहर निकलना, स्वतंत्रता उन्हें उनके जीवन में ही नहीं थी। पूरे अंधेरा ही अंधेरा था। जब हमारी सावित्रीबाई फुले जी आए, उन्होंने स्त्री शिक्षण का आग्रह करके हम सभी इसलिए हम अभी तक पढ़ रहे हैं। पर कुछ स्त्रियां यानी कुछ लड़कियां या फिर हम कह सकते कुछ नारियां हमारे जो शिक्षण पद्धति का एक गलत फायदा उठाती है कभी-कभी, क्यों माँ बाप के विश्वासघात कर देती है। शिक्षण के नाम पे कहीं घूमने चली जाती है या कुछ भी कर सकती है। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा बच्चे जब आपने इस बात को रखा, क्योंकि अधिकतर यदि हम इस बात को रख देते तो शायद ही आप लोगों को बुरा लगता। लेकिन जैसे कोविड-19 की वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, न तो लड़कियां और न ही लड़के। लेकिन जैसे ही अब हम इस यहाँ के माहौल की, ग्रामीण आंचल की बात करना चाहेंगे, हम वहाँ जलगांव सिटी में या आप जहाँ पर रह रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस एरिया से हो, लेकिन जैसे हम लोग फील कर रहे हैं कि कोविड-19 के पश्चात यदि हम अपने संस्कारों के साथ नहीं पले बढ़े हैं, तो कई लड़कियां, मम्मी और पापा ने यदि उनके माता पिता उनको स्वतंत्रता दे देते कि चलो भाई आप यहाँ घूम के आओ, मतलब पिकनिक के लिए भी भिजवा देते हैं उन बच्चों को कि चलो आप थोड़ा सा फ्रेश होके आओ, तो कई लड़कियां हमने देखी हुई है कि वो लड़के और लड़कियां भागती हुई दिखाई देती है, भागकर शादी कर लेती है, और उसके पश्चात उसे उस लड़की को केवल और केवल पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब वो लड़का उस लड़की को बताता है कि चलो मैं बाइक पर, मतलब होती है ना, बाइक पर चले जाते हैं, एक बार दो बार उस बच्ची को ऐसा लगता है कि नहीं ये बाइक उसी की है। हमें पता ही नहीं रहता है कि वो बाइक किसी और से वो उधार लेके आया हुआ है।
तो हमें ये सीख हमारे संस्कारों से मिली है। जब हर कहानी को आप लेते हो, जैसे पहली कहानी हमने आपको बताई सदगति कहानी, है ना। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि पहली कहानी को हमने स्टार्ट किया था सरहद के इस पार। इस कहानी में हमने आपको वही यथार्थता बताई कि आज भी कई ऐसे रेहान हैं समाज में जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे किसी एक लड़की के पीछे गंवाने में। मतलब हमें तय कर लेना है कि हमें किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जाति विभाजन की बात है या देश विभाजन की बात है, तो ये सारे मुद्दों को लेकर हमारी वो कहानी को प्रस्तुतिकरण हमने किया। दूसरी कहानी को यदि हम लोग नजर डालते हैं सदगति कहानी पर, तो एक पिता का उत्तरदायित्व क्या होता है और आपके लिए आपके माता पिता क्या कार्य करते हैं, इसका ज्वलंत चित्रण आपके सामने ये जो संपादक मंडल है सही में इतना सुगठित रूप से चुने हुए, हम तो कहते हैं ये गुलदस्ता है बेटा फूलों का, कहानियां नहीं है कथा संचयन, ये तो फूलों का गुलदस्ता है। बस इस गुलदस्ते को आपको संभाल कर रखना है। जैसे अभी अभी निशिगंधा ने कहा कि मैडम आपने जो पढ़ाया वो बस हमने अपने माइंड में सेट कर लिया। बेटा हम आपको कहना चाहेंगे कि आपने आपके माइंड में सेट नहीं करना है, आपके रगों रोगों में उसे उतारना है, आपकी धमनियों में उसे बहाना है कि नहीं। ऐसा उत्तरदायित्व यदि हमने किया तो समाज हमारे माता पिता की ओर क्या कहेगा। जैसे हम बात कर रहे थे गदल इस कहानी की, तो गदल कहानी में नारी को जो स्वतंत्रता दी रांगे राघव जी ने, तो वह स्वतंत्रता स्वैराचार का रूप धारण कर ले। मतलब अकेला देवर था डोडी नाम का, तो डोडी को आत्मसात करती थी बस केवल शारीरिक वासना को तृप्ति करने के लिए गदल अपने देवर के साथ शादी करना चाहती है, बल्कि देवर उसका पूरा का पूरा पैसा उसके बच्चों पर उंडेल देता है। उसका तो अपना कोई नहीं था, उसे जो भी था वह गदल के प्रति ही प्यार था। लेकिन गदल उससे भी छोड़कर दूसरे किसी लोहार के पास चली जाती है, तो ये दर्द वो डोडी सह नहीं पाता है। मतलब देखिएगा कि आज भी समाज में कई प्रकार की नारियों को हम लोग देखते हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने संस्कारों को कैसे आत्मसात करना है। जो स्वतंत्रता हमें हमारे परिवार ने दी, हमें हमारे परिवेश ने दी, हमारे गांव ने दी, देश ने दी, हमारे महाविद्यालय ने दी, हमारे माता पिता ने दी, तो हमें अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए संस्कारों को अपनाकर। यूं नहीं कि स्वतंत्रता दे दी और हमने स्वैराचार को धारण कर लिया। जिस प्रकार से अंत गदल का हुआ, वैसे अंत हमारे समाज की और एक दल का नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको कहना चाहते हैं कि इन कहानियों को और बारीकी से पढ़िए। आने वाले लेक्चर्स में हम आपको केवल उसके सारांश की ओर चले बताएंगे कि इस कहानी के सारांश में क्या बताया गया है, ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए, आपकी धमनियों में वह बहते चले जाए। आपके संस्कारों के साथ हर कहानी के मतितार्थ को, आपको अभिधार्थ को आपके सामने रखने का प्रयास होगा। तो इस प्रकार से कई कहानियां हैं। सौदा इस कहानी को देखा हमने, तो इसके पूर्व सदगति कहानी के पिता को देखा और सौदा कहानी के पिता को देखा। कौन सा डिस्टेंस आप यहाँ पर फील कर रहे हो? कौन सा पिता एक गरीब पिता होने के बावजूद अपनी लड़की के लिए क्या कार्य करता है, दिन भर खटपट करता है, दिन भर भूखा प्यासा हमारा दुखी काम करता चला जाता है। लेकिन ये सौदा कहानी का जो पिता है कितना स्वार्थ लोलुप हो जाता है ना। मतलब वो अपनी पत्नी को भी और अपने बच्चे को भी भूखा पैसा उस जगह पे है, उसके हाथों में एप्पल की टोकरी भी है, लेकिन देखो ना एक जगह पर एक पिता का उत्तरदायित्व देखो और दूसरी जगह पर सौदा कहानी के पिता के उत्तरदायित्व को देखते हो, तो दोनों पिताओं में निरंतर अंतर आप लोगों को दिखाई देगा। ये सौदा इस कहानी के पिता को यदि थोड़ी सी भी अकल होती तो वह अपनी पत्नी को और अपने बेटे को इस प्रकार पूरे बाजार में घुमाता नहीं था। तुरंत कोई फटाक से ले लेता, सौदा कर लेता, बात कंप्लीट हो जाती। लेकिन यह बात को कंप्लीट करता तो सौदा इस कहानी का निर्माण नहीं कर पाते मोहन राकेश। तो इस प्रकार से आपको दोनों पिताओं के डिस्टेंस को यहाँ पर देखना है। आगे बढ़ते हैं। दो कहानियां क्लियर हो गई आपको? क्लियर हो रहा है बेटा? समझ में तो आ रहा है? जी मैम। हाँ, हाँ मैम।
ओके ओके ठीक है। नहीं, आपसे आवाज नहीं आती है ना जल्दी, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या बीच में ही हम कट गए या हमारी आवाज नहीं पहुंच गई। हालांकि लैपटॉप में वो सब कुछ क्लियर दिखाई देता है कि हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम चल रहा है या हमारा माइक सिस्टम कैसे चल रहा है। ये सारी सुविधाएं लैपटॉप में होती है, वैसी सुविधा मोबाइल में नहीं होती। ये सारी सुविधा लैपटॉप में होती है, हमारे सामने होती है, लेकिन आवाज आप लोगों से आनी चाहिए। ओके, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हम दो कहानियों को लेकर प्रस्तुत करते हैं। एक पाजेब कहानी की नायिका, एक छोटी सी लड़की जिसकी पाजेब गुम जाती है, और दूसरी कहानी है हमारी सरहद के इस पार कहानी की हमारी जो नरगिस है। क्या आपको लगता है बिटिया कि इन दो लड़कियों में अंतर है? नरगिस भी मात्र 7 साल की है, और यहाँ पर रहने वाली हमारी जो चुन्नू है वह भी बहुत ही कम एज की लड़की दिखाई दी है। हाँ, बताइए कि पाजेब कहानी में जो छोटी बच्ची बताई गई है, तो उस बच्ची में और सरहद के इस पार इस कहानी की नायिका जो है, अर्थात छोटी बच्ची जो है, उस बच्ची के रूप में क्या अंतर है? मुन्नी में और क्या नाम है उसके बहना का? चुन्नू। नहीं नहीं, चुन्नू मैम रेहान के उसका बहना नाम। रेहान के बहना का नाम क्या? नरगिस। हाँ, नरगिस का। नरगिस। नरगिस नरगिस। हाँ, नरगिस और मुन्नी में क्या अंतर है, क्या बताओगे आप? मैम वो नरगिस है ना, उसको नरगिस में और चुन्नू में बहुत अंतर है। मतलब कि चुन्नू को नरगिस और जो मुन्नी में। चीजें चाहिए उसको वो बहुत जिद्दी। हाँ, हाँ नरगिस और मुन्नी, मुन्नी नाम है ना उसका, मुन्नी का भाई मुन्नी नाम है उसका, जिसे पाजेब मिलती है। मैम मुन्नी हट कर बैठती है पाजेब के लिए, जो किसी और ने ली होती है, चलती रहती है। और हमारी जो नरगिस है वो भाई के लिए, भाई के प्रति बहुत प्रेम रखती है। और जो उसका भाई जिससे प्यार करता है, भाई के लिए वो उससे नफरत करने लगती है, सुरैया आपा से। और यहाँ पर हमारी जो मुन्नी है, यह मुन्नी पाजेब के लिए हट कर बैठती है। उसकी वजह से उसका भाई भी एक मार खा जाता है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको इन दो कहानियों में से क्या सीख मिले? आपको इस कहानी में आपने मॉरल क्या लिया? आपको कौन से संस्कारों से आप संस्कारित हुए दो कहानियों से? ये जो दो कहानियां आपने देखी, सरहद के इस पार, इसमें आपने देखा कि भाई का प्यार क्या होता है और क्या होना चाहिए, है ना? इसमें आपको क्या भाई का प्यार आपका जागृत हो गया?